नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक रशियन स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की तरफ से है, जिसे KH-69 मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल को अभी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये मिसाइल भारत की Su-30 MKI फ्लीट के लिए एक पावरफुल अपग्रेड बन सकती है, पर सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को इस मिसाइल में इंटरेस्ट लेना चाहिए, हमारे मेड इन इंडिया मिसाइल पर फोकस करना चाहिए। KH-69 मिसाइल एक सबसोनिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट को प्रिसीजन के साथ हिट करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल स्टेल्थ शेप्ड एयरफ्रेम के साथ आता है, जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी रिड्यूस कर देता है। मतलब एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। KH-69 की ऑपरेशनल रेंज करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी खासी स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। ये मिसाइल रशिया के Su-30 या फ्लैंकर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था, जिस वजह से इनको इंडियन एयरफोर्स की सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इस वजह से अभी रशिया की तरफ से इस मिसाइल को भारत को ऑफर किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को रशिया के इस मिसाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि KH-69 एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिसाइल है, लेकिन एक एंगल ये भी है कि भारत खुद अपनी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और क्रूज मिसाइल की सेगमेंट में भारत के पास भी एक या दो इंडिजिनस ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें HAL और DRDO दोनों साथ मिलकर अपनी अपनी इंडिजिनस स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से हमें वर्तमान उस सेगमेंट में इम्पोर्टेड सबसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्वायर करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि भारत की तरफ से अभी रशिया के ऑफर को आगे इतना सीरियसली कंसीडर किया जाएगा। अगला अपडेट तेजस MK2 की तरफ से, और अभी हम तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाली नई AESA रडार के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक ये बात पता था कि तेजस मार्क 2 में उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन इस रडार के बारे में कोई और डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं किया गया था। अभी रिसेंटली DRDO की तरफ से उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट की LSP यूनिट्स को बनाने की कोशिश भी किया जा रहा है, जिसे तेजस मार्क 2 की इनिशियल प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो इसी वजह से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, और इस टेंडर की डॉक्यूमेंट से उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट की कुछ डिटेल सामने आ चुकी है। इस रडार में कुल मिलाकर 912 TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं, जिसमें से 896 एक्टिव और 16 रिसीवेबल एलिमेंट्स होने वाले हैं। अगेन ये सभी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं, जो हर 10 वॉट की पावर आउटपुट को प्रोवाइड करने वाले हैं। ये रडार मेनली एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट करने वाला है, जो हाई रेजोल्यूशन की डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 के मुकाबले तेजस मार्क 2 का जो नोज सेक्शन है वो काफी नैरो है, जिस वजह से उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट को खास करके तेजस मार्क 2 में फिट होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके लिए रडार की हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा रहा है और इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है, जिस वजह से इसको तेजस मार्क 2 के रडार को उनमें फिट किया जा सकेगा। इस रडार की सबसे बड़ी खास बात इसका लाइट वेट डिजाइन होने वाला है, जो कि बस 90 kg तक ही होने वाली है, और इसमें मौजूद लिक्विड कूलिंग सिस्टम की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बाकी किसी भी एयर कूल्ड AESA रडार के मुकाबले कई गुना बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि गर्म होने के बाद रडार की परफॉर्मेंस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और ज्यादा समय तक स्पेशली हॉट वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने से जो एयर कूल्ड सिस्टम्स होते हैं उनके मुकाबले लिक्विड कूलिंग सिस्टम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है। अगला अपडेट एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में है जो एयरक्राफ्ट कैरियर की स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये एक बहुत ही मामूली सिस्टम है, लेकिन इसके बिना एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। दुख की बात यह कि अभी हम खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसे छोटे छोटे सब सिस्टम को डेवलप नहीं कर पा रहे जिनके बिना एयरक्राफ्ट कैरियर्स से कोई भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना संभव होता है। इस सिस्टम का नाम अरेस्टर वायर है, और हर एयरक्राफ्ट कैरियर में से 3 अरेस्टर वायर मौजूद होते हैं, और हर नेवल एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन के नीचे एक अरेस्टर हुक भी मौजूद होता है। और जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करता है तो वो अरेस्टर हुक को इन 3 वायर में से किसी एक में फंसाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वापस टेक ऑफ कर जाता है और दोबारा लैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में उतना रनवे मौजूद नहीं होता है जहां पर एक फाइटर जेट आराम से लैंड कर सके या ब्रेक की मदद से अपनी स्पीड को कम कर सके। तो ऐसे में ये अरेस्टर वायर जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट को एकदम से रोकने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा करने की वजह से इन पर काफी स्ट्रेस भी पड़ता है, और इस वजह से समय समय पर इनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाती है।
अभी तक इन सिस्टम के लिए हम बाहर देशों के ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन इंडियन नेवी अब इन वार्स को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी या स्टील मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन करने का ऑप्शन ढूंढ रही है। नेवी का कहना है कि भारत की स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी जाना माना है और हमारे पास वैसे मटेरियल है जिनकी मदद से इन वायर्स को बनाया जा सकता है, और टाटा, JSW स्टील्स और सेल जैसे कंपनीज अगर ट्राई करेंगे तो इन सिस्टम को भारत में बनाया जा सकता है। पर दोस्तों, अरेस्टर वायर को बनाने की प्रोसेस आसान नहीं होता है। इसको बनाना एक एडवांस इंजीनियरिंग चैलेंज की तरह होता है, जिसमें मेटलर्जी, मटेरियल स्ट्रेंथ और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी होता है और हर चीज़ का एकदम प्रिसाइज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर अरेस्टर वायर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हो गया तो हम अपने कैरियर्स के ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर और अनइंटरप्टेड बना सकते हैं, और ये वायर्स हमें इंपोर्टेड वायर्स के मुकाबले 25 से 30% तक वैसे भी सस्ता पड़ने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंटली भारत की तरफ से एक नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम वार्निंग को इशू किया गया था। इस वार्निंग को टोटल 3490 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है, और ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें शायद भारत कोई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला है। कुछ का कहना है कि शायद K5 मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है, जो कि भारत का सबसे ताकतवर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है, और कुछ का कहना है कि शायद यहाँ पर K4 मिसाइल का टेस्ट भी हो सकता है। अगर ये टेस्ट K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का होता है तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि K5 मिसाइल का रेंज लगभग 5500 किलोमीटर तक होने की बात की गई है, जो कि भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों के किसी भी रीजन में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल होने वाला है, जो कि एक बार में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। अब K4 मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, जो कि वार्निंग एरिया के साथ एग्जैक्टली मैच भी करता है, क्योंकि जो वार्निंग एरिया दिया गया था वो 3490 किलोमीटर के ऊपर दिया गया। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे K4 मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर K4 मिसाइल का टेस्ट यहाँ पर होगा तो ये एक यूजर ट्रायल की तरह हो सकता है, जहाँ पर इस मिसाइल को वैलिडेट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, या फिर नेवी की तरफ से इस मिसाइल के ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले से इस मिसाइल को INS अरिहंत से फायर किया जा चुका है। पर जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब तक DRDO की तरफ से ऑफिशियली बात बताया नहीं जाता है कि कौन सा मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, तो तब तक कोई नतीजे पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि अभी ये जो एरिया वार्निंग इशू किया गया है, कुछ इस तरीके से इशू किया गया है कि इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें अलग अलग इम्पैक्ट जोन मौजूद होने वाली है। पहले कुछ वार्निंग होते थे उसमें एक ही जोन हुआ करता था, लेकिन इसमें 2 अलग अलग जोन है, तो उस वजह से MIRV कैपेबल मिसाइल की टेस्ट होने की उम्मीद या पॉसिबिलिटीज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब इस पर आपको क्या लगता है कि आखिर में DRDO की तरफ से जो नोटम वार्निंग को अभी 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच इशू किया गया है, इसमें कौन सी मिसाइल की टेस्ट होने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 दिन बाद देखते हैं किसका गेस सही निकलता है। अगला अपडेट भारत और इटली की तरफ से। पिछले कुछ सालों से भारत और इटली के रिलेशन काफ़ी गहरे हो चुके हैं, यहाँ तक कि इटली की PM की सोशल मीडिया पोस्ट पर आप जाओगे तो इटली के लोगों से ज़्यादा हम इंडियन लोगों के कमेंट वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अब जब हमारे तरफ से उनको इतना प्यार और सम्मान दिया जा रहा है तो वो भी भारत के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली इटली की तरफ से भारत के साथ अपनी डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक 5 ईयर प्लान को सेट किया गया, जिसमें मल्टीपल डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर और को डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच इटली की तरफ से भारत की UAV डिमांड को देखते हुए अपनी फाल्को एक्सप्लोरर UAV को भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। फाल्को एक्सप्लोरर UAV जो लियोनार्डो SPA की तरफ से डेवलप किया गया है, ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस यानी कि ISTAR ऑपरेशन को कर सकता है। ये लगभग 350 kg तक की पेलोड को भी कैरी कर सकता है, जिसमें हम मिशन के हिसाब से अलग अलग तरह के रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटी सबमरीन ऑपरेशन की पेलोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बिना रुके लगातार 24 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है और रियल टाइम लाइव ऑडियो और वीडियो फीड को अपनी कंट्रोल स्टेशन के साथ शेयर कर सकता है, जो कि इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इटली के मुताबिक ये सिस्टम भारत की डिमांड को पूरा कर सकता है, लेकिन सेम सेगमेंट में भारत की तरफ से भी अपनी कुछ UAV को डेवलप किया जा रहा है। तो अगर इसे खरीदा जाता है तो इसका इम्पैक्ट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के ऊपर पड़ने की उम्मीद भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।